हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं दोस्तों। वो स्टोरी जो गल्फ़ कंट्री में, खाड़ी देशों में जो लोग रहते हैं, जिनका कोई रखरखाव नहीं है, जिनके यानी वो किस तरह रहते हैं, किस तरह से दुख मुसीबत झेलते हैं। और इस स्टोरी में दोस्तों मैंने एक चीज़ ये किया है कि जो कुवैत में अग्निकांड हुआ था, जो कुवैत में जो बिल्डिंग में आग लग गई थी, 40 से 60 लोग के बीच मरे थे। 60 लोग मामूली बात नहीं है, जो भारतीय थे ये सारे उनमें जल के मर गए थे। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ये स्टोरी है, ये स्टोरी दोस्तों हर उनके लिए है जो गल्फ़ में रहते हैं। कोई अपनी बहन के लिए आया, कोई किसी को घर बनाना है, किसी को खुद का अपना करियर बनाना है, यानी हर किसी के साथ कुछ न कुछ समस्या है। हर कोई कुछ न कुछ मसले के साथ आया हुआ है। अब किसी का पूरा हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता है। तो इसी पे हम ये स्टोरी लेकर आए हैं कि आखिर कैसे नहीं हो पाता है। जो गल्फ़ कंट्री में कमा रहा है और इंडिया में जो कमा रहा है उनका होता है, और गल्फ़ कंट्री वाले को, बहुत सारे लोगों का जो दुनिया से चले जाते हैं अपने परिवार के साथ, परिवार के लिए कमाते कमाते, लेकिन उनका कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। हम इसी पे स्टोरी आज बना है और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कतर, बहरैन, ओमान, कुवैत में मर गए काम करते करते सभी भारतीय मजदूरों में वे हुनर था जो भारत के किसी भी कोने में इस्तेमाल में आ सकता था। लेकिन फिर भी उन मजदूरों ने खाड़ी के देशों में जाकर नौकरी करने का फैसला किया और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए खुद से समझौता भी किया। एक मृतक के रिश्तेदार के मुताबिक अपने और परिवार वालों के लिए आरामदायक जीवन बनाने के लिए उन्होंने खाड़ी जाने का फैसला किया, यानी गल्फ़ कंट्री जाने का फैसला किया। इनमें से हर एक की कहानी महत्वाकांक्षा की है। कोई वहां पर अपने गांव में घर बनाने के लिए काम कर रहा था, तो किसी ने अपनी बेटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसे जुटाने के लिए अपना रिटायरमेंट 3 साल आगे बढ़ा देता है या 2 साल आगे बढ़ा देता है। कोई अपनी बेटी के नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए प्लान करता रहता है, तो कोई जल्द अपने घर वापस आने की तैयारी में रहता है जहां उसने मेहनत की कमाई से घर बनाया था, गांव हो या शहर हो। इन सब की उम्र 26 से लेकर 68 साल के बीच थी। होता है जो आपको सिर्फ आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन ये सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ काम करते थे। एक निजी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक मृतक के रिश्तेदार मुरलीधरन पिल्लई ने कहा, देश से बाहर जाकर और नौकरी कर वे ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। उन्होंने डिप्लोमा किया था और अगर वो भारत में रहते तो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा पाते। इस हुनर का इस्तेमाल भारत में कहाँ होता है। यहाँ तक कि मैंने भी दुबई में 18 साल काम किया है। मुरलीधरन पिल्लई आकाश शिवधर नायर 31 साल के चचा है। 2 महीने में आकाश की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वे ओणम से पहले केरल के पथानमथिट्टी के अपने गांव पंडलम वापस आने वाले थे। आकाश और उनकी बहन की परवरिश उनकी मां ने की थी। कैंसर से पिता के मौत हो जाने के बाद मां ने एक मेडिकल स्टोर में नौकरी की और घर चलाया। बातचीत के दौरान मुरलीधर एक घर के तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये एक छोटा सा ही घर था जब 8 साल पहले आकाश कुवैत में गया था। मुरलीधरन ने बताया कि उसकी यानी आकाश की कमाई से ही घर का ग्राउंड फ्लोर बड़ा बनाया गया और फिर उसी ने फर्स्ट फ्लोर भी बनवाया था ताकि शादी के बाद वो वहाँ रह सके। यहाँ रहकर वो सब नहीं कर सकता था। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 51 वर्षीय मैथ्यू थॉमस की कहानी भी ज़्यादा अलग नहीं है। अल्पुझा जिले के चिंगानूर के रहने वाले मैथ्यू ने एनबीटीसी की सेल्स टीम ज्वाइन की थी। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मैथ्यू थॉमस के चचा थॉमस अब्राहम ने बताया, मैथ्यू अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने 2 भतीजों को भी उसी कंपनी में नौकरी दिलाई थी, लेकिन 20 और लोगों को भी उन्होंने उसी कंपनी में नौकरी दिलाई थी। इसी कारण सब उन्हें प्यार से बीजू मामा बुलाने लगे थे। मैथ्यू रिटायर होना चाहता था, लेकिन उनकी बेटी ने बेंगलुरु में MBA में एडमिशन ले लिया था। थॉमस ने बताया, उन्होंने अपना रिटायरमेंट 3 साल आगे बढ़ा दिया। उनकी बेटियों ने वापस जाने से मना भी किया था, लेकिन वो माने नहीं। थॉमस अब्राहम ने बताया, ये इसलिए था क्योंकि मैथ्यू को कुवैत में कंपनी की तरफ से आर्थिक स्थिरता मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना घर बना सके थे, नहीं तो उनके पास कोई आर्थिक मजबूती नहीं होती। साजन जॉर्ज एमटेक या सुमेश पिल्लई
या शमशीरुद्दीन ड्राइवर, ऐसे हजारों नाम हैं जिनके कहानियां भी उन लोगों से ज़्यादा अलग नहीं है। सुमेश पिल्लई के अंतिम संस्कार में शिरकत हुई प्रशांत चंद्रशेखरन नायर ने न्यूज एजेंसी से कहा, छोटे से काम के लिए भी बाहर आप ज़्यादा कमाते हैं। केरल में नौकरी के मौके भी कम हैं, चाहे घर बनाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, इससे मदद मिल जाती है। लेकिन अपने परिवार के लिए आरामदायक जीवन जीने के लिए कमाई की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपार्टमेंट बिल्डिंग का ताज़ा मामला, जहां सिक्योरिटी रूम में कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में कम से कम 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। भारतीय श्रमिकों के जीवन स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए एक दिलचस्प केस स्टडी हो सकती है। ये केस यह एक ऐसी इमारत थी जिसे कुछ ही समय पहले तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय मजदूरों को दी जाने वाली सबसे अच्छी सुविधा के रूप में बताया था। केरल में एक मजदूर के शोक संतप्त रिश्तेदार ने नाम न जाहिर करते हुए न्यूज एजेंसी को बताया, समस्या इमारत की नहीं बल्कि रखरखाव की थी, जो कहीं न कहीं खराब हो गया था, वरना इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। पास के इमारत में रहने वाले भारतीयों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी को बताया था कि यह सच है कि इमारत अच्छी है, हालांकि कुछ समय तक रखरखाव में दिक्कत आई थी। वहां बहुत सारा सामान बाहर रखा हुआ था, जिससे मजदूरों को बाहर निकलने में अड़चन पैदा हुई होगी। इस मजदूर ने यह भी कहा, सीढ़ियों और कॉमन एरिया में कबाड़ और अन्य चीज़ों को ये मानकर रखना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग लिफ्ट का उपयोग करते हैं। मूल रूप से मानक उपायों को अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन एक अन्य मजदूर ने बताया कि ऑयल सेक्टर में काम करने वालों की रहने की स्थिति अन्य सेक्टर के मुकाबले कहीं बेहतर थी। इस सेक्टर में नियमित ऑडिट होता है, लेकिन अन्य सेक्टर में मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता। हालांकि अन्य सेक्टरों में रुचि रखने वाले एनबीटीसी के समूह प्रमुख केजी अब्राहम ने शुक्रवार को कोची में मीडिया को बताया कि बिल्डिंग परमिट में भीड़ भाड़ का कोई मामला या कोई अन्य अनियमितता नहीं थी। उन्होंने कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इमारत में 24 अपार्टमेंट, हर मंजिल पर 4 थे। प्रत्येक अपार्टमेंट में 3 कमरे थे। मैनेजरों को एक कमरे में और 2 इंजीनियर अलग कमरे में रहने की व्यवस्था थी। अब्राहम ने पीड़ितों के परिवार के लिए 8 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और उन्हें भरोसा दिया कि पीड़ितों के परिवारों को अगले 4 वर्षों तक वेतन दिया जाएगा। यह परिवारों को मिलने वाली बीमा राशि से अलग है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर इरुदिया राजन ने न्यूज एजेंसी से कहा, ज्यादातर लोग वहां पर पैसा कमाने गए थे। जब वो अच्छा कमाते तो केवल बचत करते थे। वो अपने रहन सहन और खान पान पर खर्च नहीं करते थे ताकि उनके परिवार को फायदा हो। अपने परिवार के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। प्रोफेसर राजन विदेशों में विस्थापन पर गहरी नजर रखते हैं। प्रोफेसर राजन का ताजा काम केरल माइग्रेशन स्टडी 2023 रिपोर्ट है, जिसे उन्होंने गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर तैयार किया। ये रिपोर्ट दो दिन पहले ही जारी हुई है। इस स्टडी में पाया गया है कि कैसे पलायन बढ़ रहा है और इलाके में बदलाव आ रहा है। अब और ज्यादा लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देश जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 के मुकाबले साल 2023-24 में बाहर जाने वाले की संख्या 1.29 लाख से बढ़कर 2.50 लाख हो गया है। इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम पहलू यह है कि इन कुशल मजदूरों से भारत सरकार को खजाने में बढ़ोतरी हो रही है। त्रिवेंद्रपुरम में अपने दफ्तर में बैठे प्रोफेसर राजन बताते हैं कि ताज़ा अध्ययन बताता है कि साल 2023 में केरल सरकार को प्रवासियों की ओर से भेजे गए धन से 2,16,893 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। हर साल भारत आने वाले प्रवासियों को पैसे में केरल का हिस्सा हमेशा से 20% रहा है। बीते साल यह 125 अरब डॉलर था। केरल सरकार की कुल आय में इसकी हिस्सेदारी 25% है। राजन ने बताया, ये पैसा केरल की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। इसी कारण मुख्यमंत्री पिनरॉय विजयन कहते हैं कि प्रवासी केरल की लाइफलाइन है। ये तब है जब कोरोना महामारी के बाद खाड़ी के देशों में काम करने वालों की तनख्वाह में 20 से 30% तक की कटौती हो चुकी है। राजन के मुताबिक इसका मतलब है कि वे लोग घर पर पैसा भेजने के लिए और त्याग करना चाहते हैं।
या और त्याग कर रहे हैं। प्रोफेसर राजन कहते हैं भारत ने खाड़ी के सभी देशों के साथ करार किया हुआ है। मेरा मानना है कि इन करारों पर और काम होनी चाहिए, ये बगैर दांत के शेर जैसा नहीं होनी चाहिए। भारत आज एक महाशक्ति है, भारत को आई रहन सहन की व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, वरना हम अपने नागरिकों को ऐसे नहीं रख सकते और ऐसे ही खोते रहेंगे। तो ये सारा अपडेट है दोस्तों। देखिए, आप या हम रहते हैं विदेश में, तो जाहिर सी बात है कि हम आप जान हथेली पे ही रखते हैं, क्योंकि कौन कहाँ किसके साथ एक्सीडेंटली क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। हालांकि इसमें न सरकार की गलती है, बल्कि इसमें कंपनी की गलती होती है, सेफ्टी की गलती होती है। अगर वो कंपनी सेफ्टी नहीं दे रही है तो ही वो हो रहा है, क्योंकि सरकार तो हर कानून बनाता है, हर चीज़ उसको सुविधा देती है, लेकिन फिर भी सुविधा नहीं लेकर के कंपनी लोग ये सब करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।